मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। मेरा वज़न 230 किलो तक पहुंच चुका था। अगर मैं बैठ गया किसी जगह पे तो उठना मुश्किल। नहीं, 2 लोग, हाँ, एक भी नहीं, 2 लोग उठाते थे मुझे। अगर मुझे यहाँ से आपके यहाँ तक चलना पड़ता तो मुझे 2 लोग पहले उठाते, मुझे बड़ा कैलकुलेट करके आगे चलना पड़ता। ये चीज़ लोगों ने नहीं देखी। हाँ, मेरी। हाँ। तो जब 230 किलो पहुंचा था तो मैं 2005 में लंदन गया हुआ था कॉन्सर्ट टूर के लिए, और इत्तेफाकन मेरे फादर भी मेरे साथ में थे। ही वॉज विजिटिंग लंदन, तो मैंने उनको कहा कि अपना विजिट, वो जाते थे अपने चेकअप्स के लिए, तो मैंने उनको कहा कि अपना चेकअप उस वक्त कराइए जब मैं भी वहाँ पे हूँ। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा कि मैं चेकअप जो है वो मैं सिर्फ इस सूरत हाल में करूँगा कि तुम भी करो। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं कर लेता हूँ। जब मैं वहाँ पे गया चेकअप कराने, तो जब उसके रिजल्ट्स आए तो डॉक्टर ने, मेरे वालिद साहब साथ में बैठे हुए थे, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मिस्टर सामी, जिस तरह की ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं और जो आपके अभी जो रिजल्ट्स आए, हम आपको 6 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते इस दुनिया में, क्योंकि यू आर गोना गो एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ योर पेरेंट्स फाउंड यू डेड इन अ होटल रूम। अब हमारा अक्सर ये होता है कि भाई मुझे जो मर्जी कह लो, लेकिन मेरी फैमिली के सामने उनको पैनिक मत करो। हाँ। मुझे गुस्सा इस बात पे आया तो मेरे वालिद साहब के सामने क्यों ये बात यू नो। तो खैर मैंने सुन ली ये बात, एंड बाद में मैंने बाबा को कहने की कोशिश, मैंने कहा यू नो डॉक्टर्स आर बीइंग बिट ड्रामेटिक, वो ऐसे ही कहते हैं उनका, यू नो। मैंने कहा देख बच्चे, मेरे साथ ये डायलॉग नहीं चलेगा। आई नो दैट यू आर इन a very critical situation. पर सिचुएशन वजन की वजह से थी, ये सब प्रॉब्लम वेट की वजह से थी, क्योंकि मुझे और सारी कॉम्प्लिकेशंस होने लगी। Now I was in a situation I needed a walking stick to walk, और अब अगर मैं एयरपोर्ट्स पे, मतलब आप बिना लकड़ी के नहीं चल सकता था उस वक्त। देना चाहिए। कितने किलोज आपने लूज किया? 167 किलोज। और कितना टाइम लगा ये वेट लूज? 4.5 साल लगे। और आप मेरी वेस्ट जो थी ना, मेरी वेस्ट 81 थी। क्या बात कर रहे हैं? अब क्या बता दीजिए, अब क्या है बता दीजिए। अब 34 है। वाह, यू नो, तो हमने जो कुछ भी किया छप्पर फाड़ गई। कोई याद ही नहीं छोड़ी। लोग अक्सर कहते ओ यू नो सो क्यूट से थे, मोटे से रोली पोली। उनको ये नहीं पता कि पीछे कहानी क्या है। अच्छा, फिर ये भी होता है। अच्छा, ये अजीब सी बात है कि लोग जब मेरा वजन जो था वो इतना ज़्यादा था, एक तरफ से कहते थे कि ओह ही सो क्यूट, ही सो दिस, और फिर कुछ लोग तो ऐसे कहते यार देखो यार इसको खुदा का खौफ नहीं है, इतना मोटा हो गया, इसको कोई डर नहीं लगता एटसेट्रा। अब मैंने वजन कम कर दिया, लेकिन वो जो आप जो क्यूट थे ना, वो बड़ा अच्छा था यार, खुदा के वास्ते। एक राज ये भी है आपके वजन, इतना ज्यादा वजन होने का, कि आप खाना बहुत ही लजीज बनाते हैं और आपको खाने का बहुत शौक था। मैं था कहूंगी क्योंकि अब तो नहीं खा सकते आप इतना। तो बताइए उसके बारे में। खाने का शौक उस वक्त भी था, आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले एक पूरी देग खा लेता था, अब वही चीज़, वही खाना, वही मैं खाऊंगा, लेकिन शायद 2 निवाले खाऊंगा, यू नो। लेकिन अब क्या है कि वजन इतना मैंने कम कर लिया, लेकिन कमबख्त टेस्ट तो वही है ना, जबान तो वही है। फिर कैसे कंट्रोल कर लेते हो? मतलब 2 चम्मच से कैसे दिल भर जाता है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि पहले आंखें नहीं भरती थी, लेकिन पेट जो है वो एक्चुअली पेट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज़ बैठ गई है कि भाई ठीक है, ये निहारी है या ये बिरयानी है, कल भी आ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो जाएगी और दुनिया में ये नहीं मिलेगी, हिसाब से खा लो, कल भी खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, यू नो। तो अब मेरा दिमाग जो है वो उस तरह से अब कंडीशनड हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि कहने में तो ये भी आता है कि आपने ऑपरेशन करवाया था, बैरिएट्रिक सर्जरी करवाई थी ताकि आप खा ही ना पाएं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? हकीकत ये है कि ना मैंने बैरिएट्रिक सर्जरी कराई, ना मैंने कोई लाइपोसक्शन, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आई डिड दिस प्योरली बाय चेंजिंग माय लाइफस्टाइल। मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने डाइटिंग की, मेहनत की, जिप लगाई, मुंह को बंद किया। लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या खाते हैं? फिर मैं कहा मैं सी फूड खाता हूँ। कहा सी फूड? अच्छा, हाँ सी फूड, सिर्फ सी फूड, दैट्स इट। Don't eat, just see it. लेकिन अदनान, बहुत बड़ा चेंज है और आपको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन एक रूमर ऐसा है कि आपकी जो फिंगर्स हैं, क्योंकि आप एक पियानिस्ट थे, तो आपने अपनी फिंगर्स को भी इंश्योर कराया था, इसमें कोई सच है कि नहीं? इसमें सच है। अच्छा, यस।
मैंने इन शॉर्ट करवाए थे हाँ। जब इन द अर्ली 90s, और वो क्योंकि उस वक्त मुझे रिकॉर्ड मिला और या खिताब मिला व्हाटएवर, तो उसके साथ साथ उन्होंने आई वाज ऑफर्ड टू इंश्योर माय फिंगर्स, सो आई इंश्योर्ड देम। सच्चाई तो ये है कि आपने अपना करियर एक पाकिस्तानी फिल्म से शुरू किया था, ठीक है, जिसमें कि आपने संगीत भी गाया था, आपने कंपोजिशन भी की थी और आप एक एक्टर भी थे उसमें। फिल्म का नाम था सरगम। तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया था 1986 में। तो फिर कंपोजिशन जब शुरू की, मैं लंदन में था। जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि हम एक म्यूज़िकल फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है सरगम, और हम चाहते हैं कि आप उसमें म्यूज़िक दें। मैंने कहा ठीक है, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग, लेट्स डू इट। अच्छा, कंपोजिशन में काम करना शुरू कर दिया। तो कुछ अर्सा गुजरा तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इस फिल्म में एज अ लीड एक्टर भी आए। हाँ। तो मैंने कहा कि मेरा क्या ताल्लुक एक्टिंग से? आप मुझसे म्यूज़िक लो। उन्होंने कहा नहीं, बात ये कि ये फिल्म जो है ये एक म्यूजिशियन के बारे में, और हम समझते हैं कि इस रोल को एक म्यूजिशियन जिस अंदाज में निभाएगा, वो एक एक्टर शायद उस तरह से ना कर सके। मैं ठरक में मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। एक्चुअली माय पैशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कुछ चीज़ों में इंसान को कंफ्यूजन नहीं होता ना, वो था म्यूजिक। क्लियर था कि मुझे गाना ही गाना है, एग्जैक्टली, बाकी सब इंसिडेंटल है। हाँ, बाकी सब इंसिडेंटल है। 91-92 की बात है। तो मैंने ये पंगा ले लिया, और एज अ फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, एंड यू नो जब वो ख़त्म हुआ एक्सपीरियंस, यू नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म। मैं वापस जो मेरा म्यूजिक था, मैं वापस उसी में चला गया। आई वाज वेरी क्लियर कि मैंने अभी म्यूजिक में बहुत कुछ आगे करना है। तो मेरा उस तरह से कभी भी वो फोकस जो था वो डिविएट नहीं हुआ। मेरा फोकस हमेशा म्यूजिक था। इंडिया के बारे में, हमारे देश में ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इंडिया से अट्रैक्ट किया? प्यार। एक सिंपल सी चीज़ है जिसका नाम है प्यार, लेकिन वो सबसे कीमती चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ है, और वही चीज़ चाहिए इंसान को जीने के लिए। ये बाकी सब चीज़ें जो होती हैं ज़िंदगी में, ये हम अपने ऊपर वैसे ही ठूसते रहते हैं, थोप देते हैं, लेकिन असली चीज़ जो होती है वो प्यार है। भारतीय लोगों ने आपको उतना ही प्यार दिया जितना कि आप हमें दे रहे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं कभी उस तरह का प्यार वापस लौटाया ही नहीं सकता जितना मुझे मिला है, क्योंकि अगर वो प्यार ना मिला होता, वो कहते हैं ना कि ताली दो हाथों से बजती है, तो अगर वो प्यार ना मिला होता तो मैं फिर यहाँ पर इतने अरसे नहीं रहता। अच्छा, तो ये बताइए, इतने सालों में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसे आप, मतलब जो हमारी तरफ से आपकी तरफ हुआ हो, जो आप कभी नहीं भूल सकते? मैं कोलकाता गया हुआ था एक कॉन्सर्ट के लिए। तो कोलकाता में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने एक रिव्यू लिखा, और उसमें उसने बहुत प्यार भरा रिव्यू लिखा, बहुत तारीफ़ों के साथ, और अच्छी चीज़ें लिखी, और आखिर में उसने एक बड़ी मज़े की बात बोली। उसने कहा कि वी आर प्राउड दैट वी हैव द आंसर टू पाकिस्तान्स नुसरत फतेह अली। जिस तरीके से लोगों ने मुझे अपना लिया, वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बस गिरफ्तार कर देती है प्यार में। तो अदनान, अब ये बताइए कि आप मोटे से क्यूट से थे, लेकिन आपकी जो रोमांटिक लाइफ रही है वो बहुत ही कलरफुल रही है। मतलब रोमांस, मैरिज, डिवोर्स, रोमांस, मैरिज, डिवोर्स और थर्ड मैरिज। तो मुझे बताइए, पहले जो आपका रोमांस हुआ था वो आपकी फर्स्ट फिल्म के दौरान हीरोइन के साथ हुआ था। तो आपकी हीरोइन जो थी उनके साथ में हुआ था, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फिल्म सरगम में मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे फिल्मी रोमांस करते करते वो एक हकीकत में रोमांस बन गया। और आई वाज वेरी यंग, आई वाज मे बी 22 और सो। बड़ा इमोशनल सा बंदा हूँ, और उससे मैंने बड़े जूते भी खाए हैं उसकी वजह से कि मैं एक तरह से, यूसी क्या है कि एक तरह से आई एम अ वेरी मॉडर्न पर्सन, लेकिन जो वैल्यूज़ मुझे सिखाए गए हैं दे वेरी ट्रेडिशनल। रोमांस में क्या हुआ कि भाई रोमांस किया तो अब शादी करनी चाहिए, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो है, दैट्स ग्रेट, देयर इज नो इश्यूज, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, बट समवेयर देयर इज अ पठान इन मी। कभी अब अगर मैंने अगर दिल दिया है
तो उसको एक कमिटमेंट निभानी है। कमिटमेंट एक ऑनरेबल तरीके से निभानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कमिटमेंट निभ नहीं पाई। नहीं हुई। नहीं हुई। अब वो चीजें जो होती है वो किस्मत में होती है ना। तो सेकंड मैरिज के बारे में बताइए। वो दुबई से उनका ताल्लुक है, और जब मेरे वालिदैन हम यूएई में रहते थे तो दे वर वेरी क्लोज टू हर पेरेंट्स एंड फैमिली फ्रेंड्स। फैमिली फ्रेंड्स, यस। एंड सो द थिंग वाज कि वहाँ पे मेरा एक कॉन्सर्ट हुआ था दुबई में, तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। हालांकि बचपन मतलब कि जब वो रहते थे उस वक्त नहीं हुई थी, लेकिन कॉन्सर्ट के दौरान ये मुलाकात हुई। वहाँ से मुलाकात से एक रोमांस शुरू हुआ, और रोमांस से अगेन शादी। शादी बड़ी जल्दी कर लेते हैं। यही प्रॉब्लम है मेरे अंदर, मतलब कि यही प्रॉब्लम है। इसमें मैंने बड़े जूते भी बड़े खाए, लेकिन मैं आज भी आई फील दैट आई एम तो भी आप ट्रेडिशनल हैं, आज भी आप ट्रेडिशनल। आज भी मैं ट्रेडिशनल, आई बिलीव इन, आई स्टिल बिलीव वैल्यू इंस्टीट्यूट में, शादी के इंस्टीट्यूट में आप मैं आज भी यकीन करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लोग जो है वो कभी-कभी वो कहते हैं नहीं यार आजकल शादियां जो है वो नहीं चलती हैं। आप कोशिश कर लेते हैं। मैं नहीं, क्योंकि मैं कोशिश तो करेंगे चलाने की। कोशिश करेंगे, क्योंकि पता है मेरा आइडियल जो है वो ये कि मेरे माँ बाप ने शादी की और जिंदगी भर निभाई। कहते हैं कि आशा जी इस दौरान आपसे मिली थी स्ट्रीम के दौरान, और उनका आपके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस रहा है, काफी उनके साथ आपने काम भी किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली आशा जी के साथ मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई थी लंदन में 11 साल की उम्र में, और हमारे वो कॉन्सर्ट के लिए आई हुई थी इन द अर्ली 80s, एंड साथ में पंचम दा भी आए हुए थे, आर.डी. बर्मन। आई वाज वेरी कीन टू मीट हर एंड पंचम दा। तो लंदन में वहाँ पे उनसे मेरी पहली मरतबा मुलाकात हुई, एंड दैट वाज एन इंटरेस्टिंग मीटिंग, क्योंकि मैं 11 साल का था। मैंने पियानो पे काफ़ी कुछ बजाया हुआ था, कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे वाले साहब ने की हुई थी मेरी, तो मैंने वो सुनाई उनको। तो आशा जी ने बड़ा प्यार दिया उन्होंने मुझे, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो शायद म्यूजिक डायरेक्टर बनोगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पंचम दा वाज उनका रिएक्शन जो था वो तो बड़ा ही यूनिक था। उन्होंने जब मेरी रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्होंने कहा कि ये तुमने बजाया? मैंने कहा जी मैंने बजाया। अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा बजाया। मैंने कहा कि मतलब ये अगर का क्या बात हुई? अगर से क्या बात? मैंने कहा जी मैंने ही बजाया। हाँ, अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा बजाया। मैंने कहा जी मैंने ही बजाया। तो वो थोड़ी मतलब कि उनसे भी रहा ना गया, तो उनके पास एक पोर्टेबल कीबोर्ड सा था। अपने दूसरे कमरे से वो पोर्टेबल कीबोर्ड लेके आए, तो उन्होंने कहा ये बजा के दिखा मुझे। मैंने बजा दिया। तो he didn't believe you actually. He actually didn't believe me. उनको लगा कि नहीं ऐसे ही हाँ, कह रहा है और तो किसी और ने किया है। हाँ, तो मैंने जब वो बजाया, उन्होंने कहा हाँ तुम ही ने बजाया, तो मैंने बहुत अच्छा बजाया। मैंने उन्होंने दिल खोल के उन्होंने फिर बहुत तारीफ की, बहुत प्यार दिया। तो उसके बाद फिर किसको पता था कि जिंदगी में फिर आप मिलेंगे, हम मिलेंगे, उनके साथ गाना भी गाएंगे। एग्जैक्टली। और जो मेरा पहला रिलीज होगा हिंदुस्तान में, वो उन्हीं के साथ होगा। ये तो इंसान कभी प्रेडिक्ट नहीं करता। बहुत क्यूट थे, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स भी हो गई जब आप मोटे थे, मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं आई। इससे मुझे याद है कि जब वेट बहुत ज्यादा था तो अक्सर हीरो मेरे पास आते थे, यार हम जिम में जाके 6 पैक्स ये वो काम करते, तुम मोटे खाते पीते हो के तुम बड़ी हीरोइन के साथ तुम रोमांस कर रहे हो। बस ठीक है ना, मेरा 1 पैक है। बात करते हैं आपकी थर्ड वाइफ की, रोया। तो आपकी रोया से कैसे मुलाकात हुई और कैसे प्यार हुआ, ये बताइए। You see, Roya is from Germany, or Munich, Germany, but originally from Afghanistan. वो तकरीबन 9 ज़बानें बोलती हैं। वो फ़ारसी बहुत अच्छी बोलती है, पश्तो बहुत अच्छी बोलती हैं, जर्मन, चेक, रशियन, टर्किश, इंग्लिश, हिंदी और अब पंजाबी भी। पहले मैं सोचा था कि मैं पंजाबी में गल कर सकूंगा वो नाल, लेकिन हुन मैं पंजाबी भी कोड लैंग्वेज नहीं मैं इस्तेमाल कर सकता। सब समझ लेती हैं आप क्या बोल रहे हैं। वो भी समझ लेती है। आई नो व्हाट यू सेड। तो मुलाकात कैसे हुई? तो जब मुलाकात हुई तो 5 मिनट का ब्रेक था। मैंने 5 मिनट मैंने कहा कि चल मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ। वो 5 मिनट जो थे वो घंटा बन गया, और मैंने कहा यार ये लेट्स मीट टुमारो फॉर डिनर, मैं पुलाव बनाता हूँ। तो मैंने इस तरह से उनको अगले दिन बुला लिया। खाने से वो नॉर्मली कहते हैं कि लेडीज जो हैं way to the man's heart is through the stomach। तो आप मतलब लड़कियों कैसे बैठा लेते हैं खाना वाना बना के? हाँ, मैंने कहा कि यार ये मुलाकात जो है इसको थोड़ा सा और आगे जरा बढ़ाना चाहिए। तो मैं जब इस तरह से हमारी मुलाकात हुई। इस बार आप बहुत खुश हैं, एंड रोया इज रियली बहुत ही अच्छी इंसान है वो। तो आपको अब ये फील नहीं होता कि आप फिर से एक अच्छी फैमिली चाहेंगे, बच्चे चाहेंगे? अरे दुआ करें ना, हम क्यों नहीं चाहेंगे। मेरे लिए तो मैं तो चाहता हूँ कि पूरी फुटबॉल टीम में खड़ी कर दूँ, क्योंकि बात ये कि मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे बच्चों से इतना प्यार है, और ख़ास तौर पे मुझे एक बेटी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल रोया जैसी हो। आप पैदा कहाँ हुए थे?
लंदन में। मम्मी पापा क्या करते थे? व्हाट वाज योर फादर डूइंग? मेरे वाले साहब जो थे डिप्लोमेट थे। तो स्कूलिंग आपने वहाँ पर की। हाँ। तो ऑब्वियसली अंग्रेजी तो बहुत अच्छी थी, हिंदी के साथ आप कैसे टच में रहे? इसी क्या होता है कि जब आप बाहर जाते हैं ना तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बिल्कुल वहीं के हो जाओगे, या फिर आप पकड़ के बैठ जाते हो या बात फिर को। आप पकड़ के बैठ जाते हो कि भाई ये मेरी चीज़ है, इसको ना मैं किसी तरीके से भूलूं। तो मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ को बहुत अहमियत दी। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने बच्चों को चाहे जिधर भी लेके जाएं, लेकिन अपना कल्चर जो है वो उनको एकदम पकड़ के उनको बिठाना है।